इस किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए और जिस तरीके से इसको दबाने की कोशिश की जा रही है, उस बात को रखने के लिए सिविल सोसाइटी ने भी अपनी जिम्मेदारी ली है। और इस सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में हमारे बीच में प्रशांत जी हैं, जो जाने माने वकील भी हैं और देश के विभिन्न मुद्दों पर वो अपनी बातें रखते रहे हैं। और उसके अलावा संत गोपाल दास, जिनकी पहचान बहुत सभी लोगों को है, पहले से आंदोलन में भी भूमिका रही है, साथ में गौचर भूमि जो उनका मेन विषय है वो भी महत्वपूर्ण विषय है। अदीप साहब जो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा से इंडिपेंडेंट रहे हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। और इस विषय को जो बहुत गंभीरता से समझते हैं, उसकी पूरी जानकारी उनके पास है, सोमपाल शास्त्री जी जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं फॉर एग्रीकल्चर, उनको इस विषय के बारे में पूरी गंभीरता से पूरी जानकारी। और जो हमारी कमेटी के शॉर्ट नोटिस वो आ नहीं पाए, मैं उस आंदोलन को सपोर्ट आगे आप लोगों के बीच में रहेंगे और समय समय पे उपलब्ध रहेंगे। हमारे जो मेजर और ऑब्जेक्टिव हैं, डिटेल में प्रशांत जी उसको रखने जा रहे हैं अभी हम लोगों के बीच में। उसमें हमने दिल्ली के एक पोर्टल भी लॉन्च की है जो किसान संसद की है 23-24 तारीख को। इसके अलावा दिल्ली के नागरिक हम लोगों के बीच में 26 तारीख को झंडा लेके पीसफुल मार्च में किसानों के समय। और तीसरा मुद्दा जो है वो हमारे बीच में, उसके बारे में प्रशांत जी डिटेल में आपको बताएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन आज इस देश में चल रहा है, जिसका केंद्र दिल्ली के इर्द गिर्द है। और ये आंदोलन इन 3 कृषि कानून के विरोध में और किसानों को कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल सके, इसके लिए चल रहा है। और जिस तरह से ये कानून पार्लियामेंट में पास कराए गए बिना किसी पारदर्शिता के, वो जो रूल है प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन का, उसको ताक पर रख के, उसके बाद बिना किसी पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे हुए जहां पर विस्तार से इस पर डिस्कशन हो सके, बिना पार्लियामेंट में प्रॉपर चर्चा के और बिना फिजिकल वोटिंग के, जबकि कई मेंबर्स ने राज्यसभा के डिमांड करा था कि इस पर वोटिंग हो और सरकार की मेजॉरिटी नहीं थी, फिर भी उसको वॉइस वोट से धक्कड़ पेल में, शोर शराबे में डिक्लेयर कर दिया गया। तो हाल में जो विंटर सेशन होना था पार्लियामेंट का, उसको कैंसिल कर दिया गया, ये कह के कि कोविड है। एक तरफ सब चुनाव हो रहे हैं, बिहार में हो गया, बंगाल में हो रहा है, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री वैक्सीन का प्रचार कर रहे हैं कि अब कोविड भाग जाएगा, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट का सत्र खासकर किसान के बिल को डिस्कस करने के लिए, जिस पर आज पूरे देश के किसान एजिटेटेड हैं, वो नहीं होने दिया जा रहा। ये सब देखते हुए हमारे बहुत सारे वरिष्ठ मेंबर जो हैं सिविल सोसाइटी के, उनको ये लगा कि आज की एक ऐतिहासिक जरूरत है कि एक जनता की किसान संसद का आयोजन किया जाए, जहां पर सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और फॉर्मर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और कुछ एग्रीकल्चरल और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स और कुछ किसानों के जो नेता हैं, जो उनके स्पोक्समैन हैं, उन सबको बुलाया जाए, जिसमें कि ये 3 कानून का व्यवस्थित डिस्कशन हो सके, जिसमें एमएसपी के मुद्दे पर डिस्कशन हो सके और जिसमें इस किसान आंदोलन को कुचलने की जो सरकार का जो रवैया रहा है, किस किस तरह से इसको कुचल दिया जाए। और अब तो ये कह रहे हैं, मतलब
बिल्कुल आश्चर्य कि दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट प्राइवेट किसानों के खिलाफ रिट इशू करे कि वो दिल्ली के नेशनल कैपिटल टेरिटरी में रिपब्लिक डे के दिन ना आए। मतलब ऐसा तो कभी पहले हुआ ही नहीं कि स्टेट की एक अथॉरिटी दिल्ली पुलिस प्राइवेट लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिट मांग रही है, डायरेक्शन मांग रही है कि इन लोगों को अपना संवैधानिक अधिकार, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम रिपब्लिक डे के दिन आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड करेंगे जिसमें कि हर ट्रैक्टर के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज होगा। रिपब्लिक डे को हम इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे और उधर दिल्ली पुलिस कह रही है कि इनको दिल्ली में घुसने ना दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट से आदेश मांग रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज कुछ हो नहीं सकती। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इन सब मुद्दों को डिस्कस करने के लिए एक जनता की तरफ से किसान संसद का आयोजन होगा जिसमें ये सब चीजें डिस्कस करी जाएंगी। इसका आयोजन समिति जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसमें ये लोग हैं सारे, जस्टिस गोपाल गौड़ा जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जस्टिस कोलसे पाटिल बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे, एडमिरल रामदास हमारे नेवी चीफ थे, श्रीमती अरुणा रॉय, श्रीमती मेधा पाटकर, श्री यशवंत सिन्हा जो पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे, साईनाथ, संत गोपाल दास जो यहाँ पर हैं, मोहम्मद अदीब साहब जो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर हैं, सोमपाल शास्त्री जी जो यहाँ पर हैं और प्रोफेसर जगमोहन सिंह जो भगत सिंह के नेफ्यू हैं और मैं, और इसके पार्टनर्स हैं नेशन फॉर फार्मर्स, पीपल फर्स्ट, जन सरोकार वगैरह इत्यादि इस तरह के कई संगठन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जन संसद होगी, किसान संसद होगी किसानों के मुद्दे पर। और ये गुरु तेग बहादुर मेमोरियल जो कि सिंघू बॉर्डर के बगल में है वहां पर आयोजित करी जा रही है। 23 और 24 तारीख 2 दिन की ये संसद होगी और ये तो एक शुरुआती दौर है, ये पहली किसान संसद है। इसके बाद आगे चलकर और भी होंगी। तो इस पर और जानकारी देने के लिए और अपने विचार रखने के लिए मैं सोमपाल शास्त्री जी को आमंत्रित करता हूँ। आप इधर आइए, उधर से बोले आचार्य जी। मित्रों, आप सबका स्वागत है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई प्रशांत भूषण जी का कि इन्होंने सिविल सोसाइटी के इन जाने माने संगठनों का समर्थन किसानों के कॉज के लिए देने का काम शुरू किया है। आप साधुवाद के पात्र हैं प्रशांत भूषण जी, और जितने मंच पर अदीब साहब हैं, गोपाल दास जी हैं, अत्री साहब हैं, आप सबका स्वागत है। मैं संक्षिप्त में इस आंदोलन की पहले आपको पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ, ये क्यों रोष पैदा हुआ किसानों में, और बहुत लंबी बात नहीं करेंगे। 2014 के चुनाव प्रचार अभियान के काल में आप जाइए, सबसे ज्यादा किसानों से संबंधित जिस मुद्दे का सर्वाधिक प्रचार किया था भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सत्ताधारी दल ने, वह था स्वामीनाथन आयोग की उस सिफारिश को लागू करना जिसमें यह कहा गया था कि किसानों को C2 प्लस 50% जोड़कर सभी जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाएं। उसके बाद, और उसका लाभ मिलना चाहिए था, हम जैसे लोग भी उत्साहित हुए थे। उसके बाद 1 वर्ष तक जब उसको क्रियान्वित नहीं किया गया तो कुछ लोग लोकहित याचिका लेकर सर्वोच्च न्यायालय चले गए। वहां वही सत्ताधारी पार्टी एक शपथ पत्र, एक एफिडेविट दाखिल कर देती है कहते हुए कि वर्तमान वित्तीय संसाधनों के में इस सिफारिश को क्रियान्वित करना व्यावहारिक नहीं है, संभव नहीं है। ये 5 या 7 फरवरी का कब का है, 2015 का, आप निकाल सकते हो फैसला। इस बात को मैं इसलिए भी कह रहा हूं अधिकार पूर्वक कि बहुत कम लोगों को पता है
ये जो स्वामीनाथन आयोग जिसको कहा जाता है उसका नाम था नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय किसान आयोग। संयोग से उसका प्रथम अध्यक्ष मैं बना था जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। मेरी नियुक्ति 9 फरवरी 2004 की है। जब हमारा दल, मैं भारतीय जनता पार्टी में था उस समय, और मैं कहना भूल जाऊं अब मैं किसी दल से संबंधित नहीं हूं, तो उस समय ये सिफारिश हम जब 5 महीने हम काम कर चुके थे अपना इस्तीफा देने से पहले, तो ये उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ डॉक्टर स्वामीनाथन का, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वैज्ञानिक हैं, कि उन्होंने वो सिफारिश मानकर उसको किया और इन्होंने उसको स्वीकार किया, तो हमें भी बड़ा उत्साह हुआ था। तो 15 में एफिडेविट फाइल कर दिया, उसके ऊपर बहस हुई, तो किसी एक बड़े मंत्री ने, यहाँ नाम लेना उचित नहीं लगेगा, ये कह दिया ये तो चुनावी जुमला था। तो इसका मतलब वो स्वयं ये स्वीकारोक्ति कर रहे हैं कि हम लोगों को बहका रहे थे। महत्वपूर्ण बात है। उसके ऊपर बहस चली। अर्थशास्त्री जो आजकल इसकी मदद में आए हैं, समर्थन में, उन्होंने कहा कि साहब ये तो ठीक बात है, संभव नहीं है। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि जिस दल की सत्ता 6.5 वर्ष केंद्र में रह चुकी थी माननीय वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल में, जब मैं उनके नीचे कृषि मंत्री था, तो इतना गैर जिम्मेदाराना राष्ट्र के सामने आपने वायदा क्यों किया? चलिए वो बहस भी समाप्त हुई। अब 18 आ जाता है, 19 का चुनाव आसन था, when this 19 election was near, so they took out this recommendation और फिर उस पर दावा ठोक दिया कि हमने लागू कर दिया। और लागू क्या किया कि उसके 3 स्तर होते हैं लागत आकलन के, उस विषय में मैं नहीं जाऊंगा, विस्तार हो जाएगा। एक ए स्तर होता है, एक बी स्तर होता है, एक सी स्तर होता है। तो ए स्तर जो है वो 2 पर समाप्त होता है। उसमें एक मुद्दा यह आया था कि जो परिवार का श्रम है, जो परिवार खेती में काम करता है, उसकी जो मजदूरी है उसका भी तो कुछ कंपनसेशन मुआवजा होना चाहिए। तो उसको A2+FN, उसके ऊपर 50% जोड़कर इन्होंने 2018 की रबी क्रॉप्स की MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य, घोषित कर दिया। और आज तक मैं थोड़ा कड़वा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ढिठाई से कह रहे हैं कि हमने स्वामीनाथन आयोग को सिफारिश करी। मेरे याद नहीं रहा वो प्रशांत जी, मैं रिपोर्ट ले आता, निकाल के भी रखी थी, चलते समय भूला है। उसमें क्लियर कट लिखा है C2+50%। अब उसमें उसको आज तक कह रहे कि नहीं हमने तो लागू कर दिया। चलिए 2016 में एक और नारा दे दिया माननीय मोदी जी ने कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे। तो हम जैसे जो कृषि के थोड़े बहुत जानकार लोग थे, उन्होंने ये सवाल करना शुरू किया कि एक तो समय बताइए, एक रोड मैप बताइए, किस तरह से करेंगे, जमीन दोगुनी करेंगे, दाम दोगुनी करेंगे, इनपुट आधा करेंगे या मिलाकर करेंगे या कैश ट्रांसफर करेंगे। These are the only 5 alternatives. Which one you are adopting? Or a mix of all? चलिए 2018 की CACP की रिपोर्ट पढ़िए आप, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत और मूल्य आयोग, जो कृषि विभाग का एक छोटा सा महकमा है। उसमें उन्होंने ग्राफ दिए हैं और उन ग्राफों को उद्धृत किया है टाइम्स ऑफ इंडिया के 8 दिसंबर के अंक में। 8 दिसंबर का जो है जिस पे फ्लैप आता है आधा, उसकी बैक में वो ग्राफ है जो CACP के हैं, उनके नहीं अपने। उसमें ये आता है कि 23 फसलें जिनके दाम घोषित होते हैं, उनमें से केवल उड़द को छोड़कर सब फसलों के ग्रॉस प्रॉफिट किसानों के कम हुए और औसतन 30% रियल इनकम, वास्तविक आय कृषकों की घटी है 2013 से 18 के बीच। ये जो 2 वर्ष और चलेंगे अगर इनको जोड़ दें तो मेरा एक मोटा मोटा अनुमान है कि हो सकता है वो 40-50% कम हुई हो। तो वो डबल इनकम की बात ही कल फिर गृह मंत्री जी का कर्नाटक से बयान पढ़ा होगा तो सार्वजनिक है कि सबसे बड़ी प्राथमिकता तो प्रधानमंत्री जी की इनकम डबल करने की। तो एक बात तो हो सकती है, क्योंकि 13 से अब तक आधी कर दी, तो डबल कर देंगे तो हम 13 पर पहुंच जाएंगे, तो उनका भी दावा पूरा हो जाएगा। या तो ये ट्रिक उनकी हो, कैसे करेंगे, क्या जादू की छड़ी करेंगे। ये तो 4 घटनाएं थी। 5वीं घटना 2013 या 12 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम पास किया। 1894 में से जो ब्रिटिश शासन द्वारा लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया था, उसकी अमेंडमेंट हुई। उस अमेंडमेंट के समय
भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ मित्र मेरे साथ रहे, इसमें आजकल जो अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका तो भाषण बड़ा भारी है कि साहब सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, सोलेशियम, ये सब आप हमें इसमें सम्मिलित नहीं करोगे तो हम समर्थन नहीं करेंगे। वो सब सम्मिलित हो गए। सबसे पहले आते ही मोदी जी की सरकार ने उस भूमि अधिग्रहण नियम में संशोधन इंट्रोड्यूस कर दिया पार्लियामेंट में, लोकसभा में। सौभाग्य से लोकसभा में तो उनका बहुमत था, पास हुआ, राज्यसभा ने उसको रोक दिया। तो एक और शंका पैदा हो गई कि साहब ये क्यों किया। कुछ राज्य ऐसे थे, मध्य प्रदेश जैसे, पंजाब, हरियाणा, कि वो गेहूं और धान के ऊपर थोड़ा सा एक नाम मात्र को बोनस दिया करते थे एमएसपी के ऊपर, वो अपने एक्सचेकर से देते थे, अपने राजस्व से। सबसे पहले आते ही मोदी सरकार ने 6 में ये ऑर्डर निकाल दिया कि जो राज्य बोनस देगा किसी जिन्स पर, उसका केंद्र सरकार फूड कॉर्पोरेशन खरीद नहीं करेगी। एक और बात हो गई, 2014 के भाषण पढ़िए आप मोदी जी के, और फिर 17 के विधानसभा के उत्तर प्रदेश के चुनावों के भाषण पढ़िएगा, लिखित है वो सब। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, बागपत से, जहां सारी अर्थव्यवस्था गन्ने के ऊपर आधारित है। तो उसमें कहा कि गन्ने का भुगतान नहीं मिलता और दाम नहीं बढ़ते, अगर मैं आया तो हम आते ही 400 और फिर 500 रुपया करेंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि पिछले 6.5 वर्ष में केवल 20 रुपया बढ़ा है दाम गन्ने का। और एक समय तो ऐसा था पिछले वर्ष जब 16,800 करोड़ रुपया एरियर था गन्ने के पेमेंट का, और सब्सिडी किसको दे रहे हैं? मिलों को। अभी कहा 3500 करोड़ दे दिया हमने, 16,000 करोड़ रिलीज आ जाएंगे। क्या मैकेनिज्म है, समझ में नहीं आया किसी के। आज की तारीख में मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, छपरौली बागपत से, हमारे 11 मिल ऐसे हैं जिनकी 6,500 करोड़ रुपया रकम अभी भी बाकी है। और इस बार 2 कीमतें तय होती है, एक एमएसपी कहलाती है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसको केंद्र सरकार तय करती है, और उसको गन्ने के संदर्भ में सीएपी कहते हैं, सेंट्रली एडवाइज्ड प्राइस। And then there is another price which is declared by the states, that is known as the state advised price, SAP. तो आज तक SAP घोषित नहीं की है सीजन की। आप आश्चर्य करोगे, जो मेरी पर्ची आ रही है गन्ने की, उसके ऊपर 00 लिखा आ रहा है। तो इसका मतलब 0 देंगे क्या? ये इस सरकार की, ये मैंने 4-5 घटनाएं बताई हैं, तो सही और भी बहुत। इनके कारण किसान के मन में शंका, रोष तो पहले से था, परंतु अब ये सुधार ले आए। चलिए आप सुधार ले आए, और बात छोड़ दीजिए, वो तो लंबा विषय है। मैं आई एम प्रिपेयर टू गो थ्रू ऑल दीज बिल्स क्लॉज वाइज, बिकॉज मैं इतना बड़ा वकील तो नहीं हूं प्रशांत भाई जैसा, पर वकालत मैंने भी पढ़ी है। और आपको शायद नहीं पता, आई ऑल्सो पास्ड माई लॉ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 67, दैट वाज द लास्ट बैच ऑफ 2-year कोर्स। एक क्लॉज देखिए, पर एक क्लॉज आप बस एक मेंशन करूंगा, उससे तो बहुत में आपत्ति है, जिसमें यह कहा कि आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। And in the presence of one of the senior most lawyers, I say with all authority and authenticity that no government is constitutionally right if they bar access to the civil court. Can they do this? कुछ केसेस No, they are, but you see, this was deliberate. मैं इसलिए कह रहा हूं, आप अगर जाएंगे उसमें ये कर सकते हैं कि नीचे नहीं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए। प्रशांत भाई तो कुछ कर लेते हैं, पर जो बड़े बड़े वकील हैं, 25-30 लाख रुपया, भगवान न करे हमारे ऊपर कोई मुकदमा आपके हो जाए, हम दे देंगे क्या इतनी फीस? हमारी तो साल भर में भी आमदनी नहीं है भाई। किसान कैसे चला जाएगा सीधा हाई कोर्ट? तो उसका रोकने का मतलब क्या था कि वो कॉर्पोरेट एंटिटी के सामने कैसे लड़ेगा। तो ये तो एक हुई पृष्ठभूमि की बात, जिससे शंका पैदा हुई। अब मैं दूसरी बात आता हूं कि किसान की विवशता क्या है। वो कहते हैं कि साहब एमएसपी हम सब पर नहीं दे सकते, सब पर तो दे ही नहीं रहे। शांता कुमार कमेटी का प्राय संदर्भ दिया जाता है कि शांता कुमार कमेटी की फाइंडिंग ये है कि केवल 6-7% किसानों को इसका लाभ मिलता है। तो वो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे पंजाब हरियाणा का जो 6-7% या पश्चिम यूपी महाराष्ट्र का गन्ने का किसान, उसको मिलता है जैसे कोई चोरी करके हम ला रहे हैं। सवाल दूसरा है, ये सरकार का नाकारापन है कि वो खरीद नहीं कर पाते। अदरवाइज क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं आप एमएसपी जब आप दे नहीं पाते? आश्वासन तो ये है ना कि एमएसपी दी जाएगी सब चीजों की, तो आप देते नहीं हैं।
तो अपनी अकर्मण्यता का, अपनी योग्यता का, अपनी असफलता का भंडार ये क्यों फोड़ने के साथ इनके जिम्मे हो रहा है? पंजाब का तो एक इतिहास है मित्रों। 1934 में चौधरी छोटूराम ने मंडी समिति और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था शुरू की थी। उसी की नकल हमने की है 50 के दशक में, समझाइए मंडी समितियां बनी है। सौभाग्य से यूनियनिस्ट गवर्नमेंट जो थी उस समय 1931 से लेकर और आजादी तक, उसका प्रत्येक प्रीमियर, उस समय मुख्यमंत्री को पंजाब में प्रीमियर कहते थे, वो किसान होता था। चाहे वो सर सिकंदर हयात खां हुए हो, चाहे वो आपके फजले हसन साहब हुए हो, चाहे बाद में सर खिजर हयात खां हुए हो। और वहां का किसान भी बहादुर है, दमदार है। तो दोनों, सरकार भी संवेदनशील थी और किसान भी अपने हित के प्रति संवेदनशील था। तो उस इतिहास के कारण वहां मिलता था। और फॉर्चुनेटली इवन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब मोस्टली हैव बीन फ्रॉम द फार्मिंग कम्युनिटी, so they were sensitive to farmers issues and farmers were also quite vociferous and strong to come out and pressurize the government to deliver at least the minimum cost. तो ये इतिहास है। तो ये जो नहीं मिलता है, ये किसान की गलती नहीं है, ये सरकार इसके लिए कसूरवार है। यहां मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। चाहिए क्यों उसको? ये कहा जाता है कि साहब अगर हमने दाम बढ़ा दिए तो खाद्यान्न का दाम महंगा हो जाएगा। तो खाद्यान्न का दाम महंगा हो जाएगा तो गरीब आदमी को अगर आपको खाद्यान्न उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने हैं तो उसका बोझ गरीब किसान के कंधों पर आप कैसे डालेंगे? प्रशांत जी, आप आश्चर्य करेंगे, जो लेटेस्ट अभी एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस अभी मंगाई मैंने 4 दिन पहले, 95% होल्डिंग्स ऑफ इंडिया आर बिलो 4 हेक्टेयर्स। Note it, below 4 hectares. 99.3% holdings, 99.3% holdings are below 10 hectares. जिसको ये कहकर बदनाम किया जा रहा है कि ये तो किसान बड़े हैं पंजाब के, हरियाणा के। बड़े किसान की परिभाषा भारत के संदर्भ में 10 हेक्टेयर एंड अबव है। तो 99.3% तो 10 हेक्टेयर से नीचे के हैं। तो है कितने? 0.7% अगर होंगे भी, उनमें भी कोई 100-200 एकड़ वाला तो कोई एक आध जिले में मिलेगा। तो वो किसान कैसे करे? किसानी के पेशे की एक विशेष, उसका एक चरित्र है, उसकी एक खासियत है कि उसे हमारे आप की तरह पेंशन, तनख्वाह या दुकान पर कुछ कैश आ रहा है, कुछ जा रहा है, उसकी आय का सतत प्रवाह नहीं है। देयर इज नो कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ इनकम। जिस दिन वो खेत जोतना शुरू करता है, 2 जुताई पहले करते हैं, फिर पलेवा करते हैं, 2 जुताई उसके बाद करते हैं, 5वें पे हम बिजाई करते हैं। सब फसलों का ये हिसाब है। तो 5 जुताई हो गई, फिर बीज खरीदा, फिर उसकी बिजाई हो गई, फिर उसके बाद सिंचाई होगी 5 या 6। गन्ने में तो लगते हैं 11-11, 12-12, 15-15 पानी। उसके बाद उसको आप खरपतवार निकालिए, दवाएं छिड़किए, मोल लेकर खाद डालिए, देसी खाद डालिए, यूरिया डालिए, डीएपी डालिए, पोटैश डालिए और दूसरे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो भी डालिए। गुड़ाई करनी होगी, निराई करनी होगी। आलू है, सब्जियां, उनकी मेड़े बनाकर उसके ऊपर, उसे बीज के ऊपर लगाते हैं और फिर उसको काटिए, वहां से पैक करिए, अपनी गाड़ी ट्रैक्टर में डालकर मंडी पे ले जाइए। तो ये जो सारी राम कहानी 6 महीने सब फसलों में चलती है और गन्ने में चलती है 11 से 13 महीना। खर्च तो उसके सारे हुए, परिवार के खर्च भी उसके सारे हुए। आप आश्चर्य करेंगे प्रशांत जी, मैं बागपत जिस जिले से आता हूं वहां एवरेज होल्डिंग मालूम है क्या है? हेक्टेयर नहीं है, 1 एकड़। 1 एकड़ में कितना कमा लेंगे आप? और आज की तारीख में 7.5 हॉर्स पावर का जो ट्यूबवेल है उसका 2200 रुपया बिल आता है बिजली का और 1500 घर का आता है। तो जिस परिवार में से 45-46 हजार रुपया कैश आउटगो केवल बिजली का हो गया, तो उसके बच्चों का भोजन भी है, कपड़े भी हैं, दवा भी है, शादी भी करनी है, ट्रैक्टर टूट गया उसकी मरम्मत करनी है, बिजली की मोटर जल गई वो भी रिपेयर करनी है, और जो ब्याज पर पैसा ले रखा है बैंकिंग संस्थाओं से अथवा निजी संस्थाओं से, उसकी अदायगी करनी है, उसका ब्याज देना है। ये सब राम कहानी में इसलिए बता रहा हूं आपको कि उस खर्च के और आमदनी एक दिन आकर होती है, उस दिन गलत हो जाएगा। उस 15, 20 दिन, 25 दिन जब फसल आएगी तो सारी सप्लाई उसी दिन हो जाएगी। तो उसकी इस विवशता का लाभ उठाता है व्यापारी, पूंजीपति। और ये यहीं की बात नहीं है, पूरे विश्व में इस फिनोमेना को रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसको कहा जाता है डिस्ट्रेस सेल। उस डिस्ट्रेस सेल का फायदा लेकर और फिर कई गुना दाम बढ़ाते हैं।
मैं एक छोटी सी घटना बताऊं आपको। मैं नेपाल गया हुआ था 2012 में किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो मनमोहन सिंह जी के यहाँ से जब पीएम से फोन आया, वो मेरे टीचर भी रहे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो आने के बाद मैं गया तो उन्होंने कहा, बैठते ही मैं उनके शब्द रिपीट कर रहा हूँ, सोमपाल, आई एम वेरी वरीड अबाउट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम एंड प्राइसेस. I said, sir, agriculture production system is a huge complex subject, but let me address the price problem. You are worried about दाल. अरहर की दाल उन दिनों 140 रुपए चली गई थी आपके यहाँ, और किसान को दे रहे थे 43 रुपया. मैं जब एग्रीकल्चर कमेटी का चेयरमैन था, 4 जगह हमने मीटिंग की अपनी कमेटी की, कलकत्ता में ईस्टर्न रीजन की, चेन्नई में सदर्न रीजन की, अहमदाबाद वेस्टर्न रीजन, दिल्ली नॉर्दर्न रीजन. And we invited Dal Processors Associations of all these 4 regions. उन्होंने हमारी कमेटी के सामने साक्षी में अपने कहा कि 8 से 10% बिलिंग की कॉस्ट लगती है, उसमें भी चूरी बच जाती है, बैगिंग भी लगा लीजिए, इन्वेस्टमेंट भी लगा लीजिए, ट्रेडिंग में अगर 25-30% प्रॉफिट हो तो काफी माना जाता है. पर दाल 43 किसान को बेच रहे और 140 आप बाजार में दे रहे. तो मैंने कहा, सर कौन सी गोल्ड प्लेटिंग कर रहे हैं आप? तो बोले, हाँ ये तो किसी ने बताया नहीं. और सर आपके इतने बड़े अर्थशास्त्री, आपने कहा कि मैं नवंबर-दिसंबर तक प्राइस कम हो जाएगी. तो प्राइस कैसे कम हो जाएगी कि मॉनसून के बाद फसल आ जाएगी? मैंने कहा, बट सर हाउ डू यू थिंक दैट मॉनसून वुड बिहेव अकॉर्डिंग टू आवर विशेस? वो तो खराब हो सकती है. तो फिर बोले कैसे करें? मैंने कहा, सर 1966 का एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, आप उसमें प्राइस बैंड पॉलिसी अडॉप्ट कर लीजिए. 43 और 86 आप 100% मार्कअप करिए. 86 से ऊपर जाएगी तो दुकानदार विल बी लायबल अंडर लॉ. 43 से नीचे जाएगी, सरकार विल कम आउट इन सपोर्ट ऑफ द फार्मर. सिंपल हो गया काम. आज कर दीजिए, शाम को सुबह हो जाएगा. तो जब मैंने कहा पहले कि सर अगर मैं कहूँ कल सुबह, तो बोले क्या जादू की छड़ी है, तब मैंने सब डिटेल उनको बताई. एनीवे, तो एमएसपी के बगैर किसान नहीं चल सकता. और दूसरी बात कि विश्व की कोई अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है जिसमें किसान को सहायता नहीं दी जाती हो. अमेरिका का आंकड़ा देता हूं, $62,000 प्रत्येक फार्मर को फेडरल सब्सिडी मिलती है. 62,000 को आज के 75-76 क्या है डॉलर का रेट आजकल, यही होगा. उससे आप गुणा कर लीजिए, करीब 50 लाख रुपया बैठता है. तो मैं तो इस सरकार का आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं इनसे कि आप हमें 1/10 दे दीजिए, उसकी 1/4 छोड़ दीजिए, 1/10 दे दीजिए केवल, उसी से काम चल जाएगा. यूरोप में मैं फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिस में गया स्विट्जरलैंड के 2017 में, 2,993 यूरो, which means by Indian rupees around 2,40,000 2,45,000 rupees per hectare is transferred to every farmer twice in a year just to keep them in farming. वो अपनी प्रोड्यूस किसी भाव देते हैं. जापान में चावल का 78% सब्सिडी है, और वहां ये व्यवस्था है कि गोदाम बना रखे सरकार ने सब एरियाज में. किसान वहां जाके अपना जिन्स जमा कर देता है, रसीद लेके बैंक से कैश करा लेता है, आप ये दे दीजिए, जब साल में बिक जाए. तो तीनों में से आप यूरोपियन डायरेक्ट सपोर्ट सिस्टम और दी फेडरल सिस्टम ऑफ यूएसए और दी जापानीज सिस्टम, तीनों में से जो आप अडॉप्ट करना चाहें उसकी 1/4 दे दीजिए, हमको 1/5 दे दीजिए. तो ये जो अर्थशास्त्री विद्वान बनते हैं और माफ करना बकवास करते हैं, मुझे गुस्सा आता है. ये शब्द कह रहा हूं आपसे कि साहब अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिंसों के दाम कम है, अगर हमने इससे ज्यादा दाम दे दिया तो यहाँ खाद्यान्न के दाम इतने बढ़ जाएंगे, हमें WTO की नियमावली के तहत वहां से आयात करना पड़ेगा. जानबूझकर ये तथ्य छिपाया जाता है कि कितनी बड़ी सब्सिडी वहां दी जाती है. आप उसकी तुलना में हमें 1/10 दीजिए, मैं चुनौती देकर कहता हूं, हम फिर कंपीट कर लेंगे उनको. एक ये और झूठ बोला जाता है कि भारतीय किसान इनएफिशिएंट है. पटियाला के किसान ने पिछले साल में उसके गांव गया था, गुरबख्शी सिंह नाम का, 43 क्विंटल 1 एकड़ में धान पैदा किया, विच कम्स टू 11 टन्स पर हेक्टेयर. जापान हाईएस्ट इज 8 टन्स. वी हैव बीटन चाइना, वी हैव बीटन जापान इन wheat production, in also paddy production. खरीदेगी जिसके खाद्यान्न की पूरी प्रणाली में आवश्यकता पड़ती है. तो जिस दिन वो मंडी में खरीद हो रही है, अगर किसी बड़े पूंजीपति को, अडानी अंबानी, किसी को जरूरत है, आईटीसी को, हिंदुस्तान लीवर, तो आए ना मंडी से खरीद ले उसी दिन. परंतु उसके बाद अगर वो खरीदे तो हर एक महीने में एक चार्ज
लगाकर उसकी इशू प्राइस सरकार तय कर सकती है और वो सारा पैसा एक्सचेकर में वापस आ जाएगा। अगर घाटा हुआ भी तो मुश्किल से 1-8 लाख करोड़ का, वैसे तो नहीं होगा जो फार्मूला मैं बताऊं, उसमें डिटेल में चले जाएंगे क्योंकि समय का प्रतिबंध लगा रहे हैं। एक बात और, भारत में हमारे आकलन के अनुसार, ये मेरी 1990 की रिपोर्ट है, 26 जुलाई 1990 भानु प्रताप कमेटी रिपोर्ट, आप सब मित्रों से निवेदन है उसको पढ़िए। हमने अंदाज लगाया था कि 42 से 45 हजार मंडियां चाहिए भारत में, हैं कुल 6-7 हजार, और उनकी जो अच्छी संख्या है वो केवल पंजाब और हरियाणा में। मेरा गांव जमुना के बिल्कुल किनारे है बागपत में, इधर हरियाणा में खरीद हो रही है, हमारे यूपी में नहीं खरीद होती। न धान की साल भी 1400 में बिका है, और बाजरा यहाँ धारूहेड़ा के आगे राजस्थान में 1100 रुपए में, 1400 रुपए में बिका, हरियाणा 2160 रुपए में खरीदा है, 2180 में। तो ये मंडियों का जाल बिछाया जाए, सरकार का ये काम है पूरे विश्व में। और इससे आगे एक और मैं मांग करता हूँ, 23 जिन्सों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। 7 तो अनाज है, गेहूं है, धान है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, जौ है और रागी है। 7 ही दाल है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, अरहर है, आदि। और 7 ही तिलहन है, सरसों, तारा मीरा, तिल है, सोयाबीन है, नाइजर सीड है, सनफ्लावर, सैफ्लावर। और 2 कैश क्रॉप है, गन्ना और कपास। इन 23 का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वो 30-32% है। 28% एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दूध के माध्यम से है, और जो बाकी है वो फल, सब्जी, मछली, अंडा, मुर्गी, इनके माध्यम से है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं किसानों से भी कि उन चीजों के भी कॉस्ट कैलकुलेशन करके यूनिवर्सिटीज के और दूसरों के द्वारा, और किस फार्मूले से कॉस्टिंग हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो बताऊंगा। उसके ऊपर से बोली शुरू हो। टमाटर, आलू, प्याज, मिर्च, इन सब की मैंने खुद खेती में करता हूं, अभी भी करता हूं, 7 से 8 रुपया प्रति किलो कॉस्ट आती है। तो हम मांग करते हैं कि 10 रुपए से वो बोली खुलनी शुरू हो जाए, कम से कम 20% तो ग्रॉस प्रॉफिट हो फार्मर को उसके ऊपर, और उपभोक्ता को तो फिर भी कई गुना देना पड़ता है। टमाटर कभी जाता है क्या 25-30 रुपए से कम, कभी नीचे नहीं जाता। तो ये व्यवस्था पूरी जिन्सों के लिए होनी चाहिए, पूरे भारत में होना चाहिए, मंडियों का जाल बिछाया जाना चाहिए। और अंत में मेरी तरफ से 4 मांग हैं, आपका मैं समर्थन चाहूंगा सबका। नंबर 1, न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसान का वैधानिक अधिकार बनाया जाए, 1। दूसरे, CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये एक बड़ा भ्रामक नाम है, कमीशन नहीं है वो, इट्स ए स्मॉल डिपार्टमेंट हेडेड बाय जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर, वेयर फॉर द लास्ट सेवरल इयर्स नो फार्मर इज रिप्रेजेंटेड, व्हिच इज दो प्रोवाइडेड फॉर इन द रूल्स। उसको आप इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन घोषित करिए। तीसरा, खेती की लागत का फार्मूला जो लगाया जाता है दैट इज हाईली डिफेक्टिव, ये स्वामीनाथन जी ने भी कहा, हमारी रिपोर्ट्स में भी है, CACP की रिपोर्ट्स में भी है। BICP में जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइसेस, उसके एटपार हमारा भी लगा दीजिए, मशीन की घिसाई भी लगा दीजिए, रिपेयर भी लगा दीजिए, ब्याज भी लगा दीजिए पूंजी का, और जो हमारी जमीन की कीमत है उसका नोशनल कंपनसेशन दे दीजिए। और चौथी बात, ये जो बाकी जिनसे हैं उनका भी MSP घोषित हो जाए। ये 4 चीजें अगर हो जाती हैं तो कानून भाड़ में गए, रहे या नहीं रहे, किसान को उससे कोई मतलब नहीं है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। सोमपाल जी ने तो पूरा ब्यौरा एग्रीकल्चर का खाका आपके सामने खींच कर रख दिया। इन सब चीजों पर चर्चा होगी इस किसान संसद में। मैं अब मोहम्मद अदीब जी को कहता हूँ। इशू पे बात कर लीजिए। हाँ, आप इसी पर, ये इसकी महत्वता क्या है इस किसान संसद में। प्रशांत जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये जो मूवमेंट हुआ ये अब सिर्फ किसानों का मूवमेंट नहीं है। जिस तरह से आपने सिविल सोसाइटी को जोड़ के ये आगाह किया है कि ये मुल्क को का ये एक एहतजाज हुआ है, ये पहला एक ऐसा मूवमेंट है आज़ाद हिंदुस्तान में जो गांधी के बाद गांधी की रोशनी पे ये आवाज खड़ा हुआ है। और जिस तरह से अंग्रेजों ने मजालिम किए थे वो ये हुकूमत कर रही है। अब वो NIA और दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल कर रही है।
इसलिए हम सब लोगों का ये ख्याल हुआ कि ये सिर्फ किसान का मूवमेंट नहीं रह गया है, ये मुल्क को बचाने का मूवमेंट है, इस मुल्क के संविधान को बचाने का मूवमेंट है। जैसा प्रशांत जी ने कहा, पार्लियामेंट का ये दस्तूर है, मेरा अपना तजुर्बा है कि अगर कोई बिल पास होता है और एक शख्स भी ये कह देता है कि हमें वोट चाहिए, उसी समय वोटिंग होती है बाय वोट, बैलेट। लेकिन ये तक नहीं हुआ, यानी पार्लियामेंट का तो एक मजाक हो चुका है। नई इमारतें बन रही हैं, ये कहा जा रहा है कि हम पार्लियामेंट नहीं बना रहे, इमारतों से पार्लियामेंट नहीं बनती। पार्लियामेंट वो चीज है जहां इंसाफ होता है, जहां सबकी राजी होती है, बात होती है, जो इंसाफ का मंदिर होता है। उसका मजाक उड़ा के एक नई पार्लियामेंट बनाने की बात की जा रही है। ऐसी शक्ल में आज वो किसान भाई जो, जब मैं ये देखता हूं रात में और जब कोहरा होता है तो मुझे तस्वुर आता है, मेरे दिमाग में काम नहीं करता कि ये बच्चे, ये नौजवान और ये औरतें, ये बुजुर्ग कैसे वहां रह रहे हैं, लेकिन वो वैक्सीन की बात कर रहे हैं। तो ऐसी शक्ल में जो सारे लोग जुड़े हैं, और हम समझते हैं कि इस सांसद जो बुलाई है प्रशांत जी ने, इसमें जिन लोगों को जोड़ा है, ये शुरुआत है। अब हेड ऑन होना है इस मुल्क में। मजलूम की आवाज, जो हुकूमत मजलूम की सिसकियों को न सुन सके, उसको हटाना जिम्मेदारी है, वाजिब है यहाँ की जनता की। और पहली बार ऐसा हुआ है कि आज हिंदुस्तान का हर फर्द, सिवाय मोदी और उनकी पार्टी के, हर शख्स फिक्रमंद है कि यह मुल्क की तरफ से चल पड़ा है। इसीलिए हमारे ऐसे लोग भी जो अपनी जिंदगी के आखिरी मंजिलों में हैं, वो आज प्रशांत जी के साथ खड़े हैं। और हम कोशिश करेंगे, आपके कलम की जरूरत है। हम लोग तो बंद आवाज करते हैं, आपके पास कलम है, आपके पास आवाज है, इसको हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाइए कि ये मुल्क खतरे में पड़ गया है। हिंदुस्तान की इस जमीन की आत्मा गांव में रहती है, वो बिलबिला पड़ी है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि इनके दिलों में कब ये जागेगा कि ये गांधी का मुल्क है। 26 जनवरी के जैसे आपसे इन्होंने कहा, इन्हीं के आकाओं ने सन 62 तक इस कॉन्स्टिट्यूशन को माना ही नहीं था। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसकी खुशी में अगर कोई आदमी जा रहा है तो इनको जो एतराज है वो इसीलिए है कि 62 तक तो उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को माना ही नहीं था। अब वो चाहते हैं कि किसान भी ना बने। इसलिए 26 तारीख को जो भी ये इस पे होगा, इसमें सारे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है, जहां भी हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत और अजमत को बचाने के लिए खड़े हों। और ये जो प्रोग्राम किया गया है 23 और 24 को, उसमें हम चाहते हैं कि आप सब लोग आए और वो रिप्रेजेंटेटिव भी आए जो पार्लियामेंट में रह चुके हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट की गरिमा को रोज गिरते हुए देखा है, और जो आज पार्लियामेंट में उसको गिरते हुए उस गरिमा को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो आके कम से कम वहां बोलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद मोहम्मद लतीफ साहब। ये मुझको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आज तो जरूरत है किसानों को और इस देश के लोकतंत्र को सपोर्ट करने की, बिल्कुल, जो कि हम लोग सब कर रहे हैं। संत गोपाल दास जी इस पूरे आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। मैं उनसे बोलूंगा कि कुछ शब्द बताएं। सबको सादर नमस्कार। संवेदनशीलता और तानाशाही के इस दौर में आज आप जिस वर्तमान स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा तीन कृषि कानूनों को किसान हितैषी बताकर जिस प्रकार का भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, इसकी पारदर्शिता लाने के लिए कुछ हमारे जो ऊंची चेतना के संवेदनशील लोग, श्रेष्ठ जनों ने इसमें एक भागीदारी एक सुनिश्चित की। क्योंकि आप जानते हैं कि जब ये बिल जिस जल्दबाजी के साथ लेके आए गए, ना तो जनप्रतिनिधियों की सबकी सहमति से रायशुमारी की गई और ये स्टैंडिंग कमेटी की समीक्षा में भी नहीं गया। तो इस सब के पीछे
एक क्या जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विपक्षी पार्टियों के जनप्रतिनिधि हैं और स्टैंडिंग में जो सरकार में भी जो जनप्रतिनिधि है, उनका स्टैंड क्लियर करने के लिए, और जिस प्रकार से ये कुछ स्टेट्स का आंदोलन बताया जा रहा है कि ये तो कुछ स्टेट्स का आंदोलन है, तो क्योंकि हर रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग लोकसभा से चुन के अलग अलग देश के कोने कोने से आता है, तो उसके यहाँ आने से और ये इस वर्तमान समय में जिस प्रकार सरकार ने शीतकाल सत्र को स्थगित किया, तो उसको पुनर्जीवित और संजीवनी देने के लिए जो संजीदगी के साथ हमारे सिविल सोसाइटी के इन लोगों ने अगुवाई करते हुए ये किसान जन संसद का आयोजन किया है, तो मैं क्या पूरा देश आपको सैल्यूट करेगा, और ये कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो पूरी एक पारदर्शिता सबके सामने आएगी। गंगा जल की तरह जैसे बोला है कि ये जो कानून गंगा जल की तरह पवित्र हैं, वो उसकी पवित्रता पे तो बहुत सारे अमेंडमेंट में सामने आ भी गया है। तो मुझे एक जगजीत जी की लाइनें याद आती है कि झूठों के दरबार में सच्चाई फरियादी है। जहां 125 से ऊपर लाशें यहाँ धरती माता की जय बोलकर हमारे अन्नदाताओं ने दे दी, होना तो चाहिए था इसके इमरजेंसी पार्लियामेंट बुलाई जाए। मुझे पीछे काफी समय पहले एक बार ब्रिटेन में कुछ एक घटना हुई और एक सिटीजन का वहां पे बहुत ही बेरहमी से कत्ल हुआ, तो वहां के जो सिटीजन फर्स्ट थे वो अपना विदेशी दौरा कैंसिल करके वापस आ गए। लेकिन संवेदना की बात है, समय के तकाजे के साथ बस मेरा इतना ही मानना है कि कहीं न कहीं आज आप देखेंगे कि वोट जनता का, नोट जनता का, रोट जनता का, खोट भी जनता का है कि मतलब वो खुददारी से आज खड़ी है। मुझे अपने मुल्क पे, अपने लोगों पे गर्व है कि जिस प्रकार से वैचारिक गुलाम बनाने की बात है, आर्थिक गुलामी जहां पसरी पड़ी है, फिर भी खून में गुलामी नहीं है, इतना जरूर है। और ऐतिहासिक जो ये आंदोलन आज सारे देश दुनिया में जहां पूरी ग्लोबल सोसाइटी सेंसिटाइज हो गई है, अब मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ लोग अपने आप में ये तय कर ले रहे हैं कि ये इस सारी चीजों को, जो कि इस देश के बड़े बड़े जो अनुसंधान है, बड़े से बड़े वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, तो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हुआ है। प्रोफेसर जेडी अग्रवाल साहब की 111 दिन के उपवास के बाद डेथ हुई, लॉजिकल और फैक्ट पे सारी बातें हुई, सारे जितने भी देश दुनिया के वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना पक्ष रखा, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और 165 दिन के उपवास से एम्स जैसे विश्वसनीय चिकित्सा संस्थान से मेरे 165 दिन के अनशन से उठाकर मुझे रात की ठिठुरती ठंड में जिस प्रकार फेंक दिया गया, तो उस सारी बातों को देखते हुए तो कहीं न कहीं ये देश आर्थिक तौर पे और मानसिक तौर पे गुलाम हो चुका है। मैं तो कहता हूँ घोषणा चाहे कितने थोड़े बहुत टाइम बाद हो जाए, लेकिन हम सब की जो डेमोक्रेसी की जो ब्यूटी है, उसकी ड्यूटी को उठाने के लिए हम मतलब अपने पूरे अपने जो भी हमारे आदर्श महापुरुष हैं उनके कदम पे चलते हुए इस धरा को बचाने के लिए, इस मानवता को बचाने के लिए हम मतलब अपनी सादत देकर भी अपने को आत्मसात करेंगे। मैं इस आप सब के बीच में आज इस कड़ी के रूप में मेरे को ये सौभाग्य मिला। मैं आप सबका शिष्ट जनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ये विशेष बधाई की बात है कि सब लोग जहाँ एक प्लेटफॉर्म तलाश रहे थे इस बात को, इस आंदोलन को किस रूप में आगे लेके जाया जाए, तो एक तरह की एक नई शुरुआत, एक नई आजादी का एक आगाज होने जा रहा है। तो इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। शुक्रिया। धन्यवाद। आप लोगों के जो प्रश्न हो एक एक करके आप हाथ खड़े करें, आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे जो पैनल में साथी हैं सभी लोग देंगे, और उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो इंडिविजुअली आप लोग पूछ सकते हैं। Sir, I'm Pravjeet Singh. I write for the Caravan magazine. My question is, this drive of the civil society of holding a 2-day session to beef up the Kisan leadership will actually
strengthen the argument and build up the narrative to further strengthen their demand of repealing all the 3 laws? देखिए Repealing, withdrawal of laws is the bone of contention of this entire. नहीं, ये तो एक इशू बहुत महत्वपूर्ण है, which will be discussed for sure. The repeal of the laws themselves, whether they are in public interest or against public interest, and whether they need to be repealed in toto is certainly one of the main issues to be discussed there. The other major issue to be discussed is the need for the farmers to get at least some minimum support price on their produce. And the third major issue to be discussed is the manner in which the laws were passed and the manner in which the government has dealt with this agitation and protest of the farmers. ये 3 बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनका खुलकर डिस्कशन होगा और वहाँ पर I expect कि some resolutions will also be passed about these laws, about the MSP and about the protests and the manner in which the government has dealt with the protests. No, taking a cue from what the Honorable former Union Minister had said, this was exactly the proposal of the government. I mean, focusing on the MSP. And repeal of the laws is actually the statement. So I just want, is the civil society, the stakeholders of that session who are organizing that session are still not clear that the law should be essentially repealed? You see, my reply would be to your first part, that government was ready to discuss MSP. What they have been giving the impression is that they are ready to say that the way MSPs are being implemented during all these last years, they will continue with that. That is not sufficient. Sir, we want a universal thing to be implemented in case of all these 23 commodities for which MSPs are declared so far, plus the MSP cover to be extended to perishable commodities, but those the government don't have to buy. They do not have to buy. They just want that this should be the minimum level from which the auction starts at the moment. But are you convinced with the farmers' leadership that the law should be? No, What is your personal opinion, being an agriculture minister? My concern is that farmer is in distress. I am with him, but all these details have to be discussed. Okay. I am not a spokesperson of the farmers. I am a supporter of the farmers. प्रशांत सर, आपसे हमारा सवाल ये है कि भैया, सवाल ये है हमारा कि इसमें किन राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों को आप बुलाएंगे? क्या तमाम सांसदों को बुलाएंगे या तमाम फॉर्मर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बुलाएंगे या फिर कुछ राजनीतिक दलों को बुलाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को बुलाएंगे या सिर्फ विपक्ष के सांसदों को बुलाएंगे या पूर्व सांसदों को बुलाएंगे? नहीं, सभी के सारे सांसदों को और पूर्व सांसदों को हम लोग इनविटेशन भेज रहे हैं, न्योता भेज रहे हैं। उसमें से जो भी आएंगे वो आएंगे, पर हम ये उम्मीद करते हैं कि हर मेजर पॉलिटिकल पार्टी के 1, 2, 3 नुमाइंदे वहाँ जरूर आएंगे। बीजेपी के लोगों को भेजा जाए? सबको भेजा जाए, सबको भेजा जाए। इनविटेशन सबके लिए है। इवन हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री भी आए और वहां आके अपनी किसानों के बीच में अपनी बात रखें। तो ये ओपन है और ये जरूर है कि निश्चित रूप से कि वो किसानों के समर्थन में बात रखें। किसानों के समर्थन में जो बात होगी उसी बात के लिए हमने ये जन संसद और या किसान संसद को बुलाने का निर्णय लिया है और ये पहला सत्र है। उसके बाद भी आगे का जो कार्यक्रम है चालू रहेगा। सब लोग अपनी बातें वहाँ जिनको हम लोग बुला रहे हैं, अपनी बातें, अपनी राय इन कानूनों के ऊपर, अपनी राय एमएसपी के ऊपर, अपनी राय सरकार के रवैये के ऊपर वहाँ रख सकते हैं। सबको हम लोग इसीलिए बुला रहे हैं। बहुत ये जो एक इनविटेशन गया है ना, ये अभी आप लोगों को सबको मिल जाएगा, जिसमें ये हम लोगों ने दिया हुआ है क्यों संसद बुलाई जा रही है और क्या मुद्दों का हम लोग डिस्कस करें। इसके साथ में चर्चा ये हो रही है कि 26 तारीख को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में थोड़ी सी चिंता जाहिर की थी कि क्या ट्रैक्टर रैली आप लोग ये भरोसा देते हैं कि शांतिपूर्वक हो जाएगी या फिर कहीं पर जो है क्या सारे किसान संगठनों की तरफ से ये भरोसा होगा कि 26 तारीख को ये रैली शांतिपूर्वक हो जाएगी, क्योंकि आप लोग भी उनके साथ भी चर्चा करेंगे, तो क्या वहां पर इस बात पर भी चर्चा होगी? देखिए,
ये तो मामला किसानों का, किसान संगठनों का है। अभी चर्चा वहाँ पर हो। उन्होंने तो कोई प्रेस स्टेटमेंट शायद परसों रात को जारी किया है कि वो ट्रैक्टर रैली सिर्फ आउटर रिंग रोड पर करना चाहते हैं और वो ट्रैक्टर रैली जो है रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करेगी। वो मेन रिपब्लिक डे परेड से जरा भी इंटरफेयर नहीं करना चाहते। उन्होंने बयान दिया है कि कोई किसी तरह का भी वायलेंस वगैरह या किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं करना चाहते। मतलब क्या किसानों को ये राइट नहीं है कि वो रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर सकें? और अगर किसान कह रहे हैं, इतना हिस्टोरिक मूवमेंट हुआ है, किसान कह रहे हैं कि हम रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने के लिए आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं राष्ट्रीय ध्वज के साथ, तो उसको क्यों सरकार रोकना चाहती है? मतलब ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। प्रशांत जी, मैं थोड़ा सप्लीमेंट करूं? हाँ बिल्कुल। पिछले 50 दिनों से ज्यादा का शांतिप्रिय आंदोलन और जिस संस्कृति का, सामुदायिक भावना का, सामूहिकता का और परिपक्वता का परिचय इतने बड़े जनसमूह ने दिया है, उसके बाद उसके ऊपर ये शंका करना कि वायलेंट हो जाएगा बेमानी है। आज तक नहीं हुआ इतिहास में। एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूंगा आप लोगों की जानकारी के लिए। ये किसानों के साथ साथ, क्योंकि अब ये जन आंदोलन बन चुका है और इसमें जो दिल्ली के विभिन्न नागरिक संगठन हैं, RWAs हैं, सिटीजन्स फॉर फार्मर करके कैंपेन चल रही है, वो लोग भी अब इस सेलिब्रेशन में हिस्सा लेना चाहते हैं। और लाखों की संख्या में जो सिटीजन्स हैं वो सड़कों पे पीसफुल तरीके से झंडा लेके किसानों के स्वागत में पूरे रिंग रोड पे जगह जगह खड़े मिलेंगे। ये निर्णय ऑलरेडी हो चुका है और उसके लिए वो लोग एक अलग से भी मीटिंग पूरे दिल्ली के सिटीजन्स ग्रुप की ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये सब पूरा का पूरा पीसफुल रखने का हम लोगों का प्लान है कि हम किसानों के समर्थन में इसको पीसफुल तरीके से करें। कहीं भी वायलेंस करने का हमारा कोई निर्णय नहीं है। थैंक यू।